तो आज की हमारी बातचीत एक ऐसे दस्तावेज पर है जिसका शीर्षक ही मतलब अपने आप में एक चेतावनी जैसा लगता है। जब गुरु की दृष्टि हटती है, विश्व अस्थिरता का खतरनाक चरण। और शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, न ही कोई डर फैलाने की कोशिश। इसे एक रणनीतिक विश्लेषण, एक रिस्क रिपोर्ट की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश है कि इतिहास में जब भी विवेक या कह सकते हैं कि दूर की सोच जब भी वो कमजोर पड़ती है तो बड़ी-बड़ी गलतियां और टकराव क्यों बढ़ जाते हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि हम एक ऐसे ही दौर में दाखिल हो रहे हैं। और ये सब हो कब रहा है? ऐसे समय में जब दुनिया में तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा है, देशों के डिफेंस बजट बढ़ रहे हैं और बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो रहे हैं। लो थ्रेशोल्ड, हाई रिस्क फेस। हाई रिस्क तो समझ आता है, लेकिन ये लो थ्रेशोल्ड, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब लड़ने के लिए किसी बहुत बड़ी वजह की जरूरत ही नहीं है? मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी काफी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लो थ्रेशोल्ड का मतलब ही यही है कि जो उकसावा सामान्य समय में शायद नजरअंदाज कर दिया जाता, अब उसी पर एक बहुत बड़ी, शायद जरूरत से ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया होगी। रिपोर्ट कहती है कि इस दौर में संयम को कमजोरी मान लिया जाता है। अच्छा। अगर कोई देश पीछे हटता है तो उसे डरपोक समझा जाता है। और यही सोच, यही मानसिकता टकराव का रास्ता खोल देती है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये पूरा विश्लेषण ज्योतिष की भाषा का इस्तेमाल करता है। गुरु, शुक्र, मंगल। कुछ लोग इसे सुनकर शायद थोड़ा हैरान हो, तो क्या हम सच में ग्रहों की चाल की बात कर रहे हैं, या ये किसी गहरी चीज के लिए बस एक मॉडल, एक मेटाफर है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रिपोर्ट इसे ज्योतिष के चश्मे से देखती है, पर इसका असली मतलब रणनीतिक है। यहाँ गुरु यानी बृहस्पति का मतलब सिर्फ वो आसमान का एक ग्रह नहीं है, बल्कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो किसी भी सिस्टम में संतुलन और विवेक बनाए रखती है। चाहे वो एक इंसान का दिमाग हो, एक देश की सरकार हो, या फिर पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिस्टम। गुरु वो ताकत है जो कहती है, रुको, सोचो, इसका 10 साल बाद क्या असर होगा। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, गुरु की दृष्टि का हटना ये कोई ज्योतिषीय घटना से ज्यादा एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कहने का एक तरीका है कि देशों के अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो अनुभवी सलाहकार हैं, जो ठंडे दिमाग से सोचने वाली संस्थाएं हैं, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। हाँ, ये इसका एक बहुत सटीक राजनीतिक विश्लेषण है। सोचिए, पुराने जमाने में राजा के पास एक राजगुरु होता था। उसका काम क्या था? राजा को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से रोकना। आज वही काम थिंक टैंक्स करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं, अनुभवी राजनयिक करते हैं। और जब उनका प्रभाव कम होता है तो फैसले बहुत तेज होते हैं। देखने में लगता है कि डिसाइसिव लीडरशिप है, लेकिन असल में वो दूरदर्शिता के बिना लिए गए फैसले होते हैं। बिल्कुल। और उनकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। ये सब सुनने में तो काफी सैद्धांतिक लगता है, लेकिन रिपोर्ट इसे और भी ठोस बनाती है। उसने कुछ तारीखें भी बताई हैं जहां ये जोखिम सबसे ज्यादा होगा। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि ये थ्योरी से निकलकर सीधा कैलेंडर पर आ जाता है। चलिए 13 तारीख से शुरू करते हैं। इस दिन पहला बदलाव क्या होता है? 13 तारीख को गुरु की विवेकपूर्ण दृष्टि शुक्र ग्रह से हटती है। अब रणनीति की दुनिया में शुक्र का मतलब है सौदे, समझौते, आर्थिक संतुलन और कूटनीति। शुक्र कह सकते हैं वो गोंद है जो दो देशों के व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों को जोड़कर रखता है। और जब इस पर से विवेक का असर हटता है तो सौदे टूटने लगते हैं। यही होगा। सौदे टूटने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रिपोर्ट की चेतावनी है कि फिर आर्थिक फैसले दिमाग से नहीं बल्कि भावनाओं से लिए जाते हैं। भावनाओं से? मतलब गुस्से में व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, पुराने समझौतों को अहम की लड़ाई में तोड़ दिया जाता है, और यहीं से वो चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसके बारे में रिपोर्ट साफ साफ बताती है। आर्थिक दबाव, फिर राजनीतिक दबाव, और अंत में रणनीतिक टकराव। मतलब जो आज एक ट्रेड वॉर है वो कल असली वॉर का मैदान तैयार कर सकती है। तो पहले अर्थव्यवस्था पर असर, जहां डील्स और समझौते भावनात्मक हो जाते हैं। इसके ठीक बाद 14 तारीख का जिक्र है जब गुरु की दृष्टि सूर्य से हटती है। सूर्य का मतलब यहाँ नेतृत्व से है ना? हाँ, सूर्य यानी सत्ता, नेतृत्व और राष्ट्र गौरव। लेकिन जब इस पर से विवेक का साया हटता है तो ये गौरव अहम या ईगो में बदल जाता है। इसका असर सीधे तौर पर नेताओं के व्यवहार पर पड़ता है। वो सलाह सुनना बंद कर देते हैं। अच्छा। उनके अंदर मैं ही सही हूं और मेरा रास्ता ही सही है।
वाली भावना वो हावी हो जाती है। मतलब सारी ट्रेनिंग, सारी प्लानिंग, सारी सलाह सब एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ एक नेता का अहम। ठीक यही। रिपोर्ट इसे एक बहुत ही सटीक लाइन में कहती है। ये वो बिंदु है जहां स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज यानी एक मजबूत नेता की छवि कलेक्टिव विजडम यानी सामूहिक विवेक पर भारी पड़ जाती है। नेता को लगता है कि सलाह लेना या बातचीत के लिए झुकना कमजोरी की निशानी है और यहीं से बड़ी बड़ी ऐतिहासिक गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, तो 13 को आर्थिक समझौते खतरे में है, 14 को नेताओं का अहम चरम पर है, लेकिन रिपोर्ट सबसे ज्यादा जोर 17 तारीख पर देती है। इसे इतना खतरनाक क्यों माना गया है? क्योंकि 17 तारीख को जो हो रहा है वो अब तक हुए बदलावों से कई गुना ज्यादा विस्फोटक है। इस दिन गुरु की दृष्टि एक नहीं बल्कि 2 ग्रहों मंगल और बुध से एक साथ हट रही है और इन दोनों का एक साथ विवेक के नियंत्रण से बाहर हो जाना ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बनाता है। मंगल और बुध, एक है युद्ध का प्रतीक और दूसरा संचार का। इन दोनों का एक साथ नियंत्रण से बाहर होना ये सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझें, मंगल है गाड़ी का एक्सेलरेटर जो सिर्फ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना जानता है। ये सेना है, आक्रामकता है, एक्शन लेने की जिद है। और बुध है आपका जीपीएस और डैशबोर्ड जो आपको बताता है कि कहाँ जाना है, रफ्तार क्या है और सामने कोई खतरा तो नहीं है। ये संचार है, इंटेलिजेंस है, सूचना है। और गुरु वो ड्राइवर है जिसके पास अनुभव और विवेक है। बिल्कुल। अब सोचिए 17 तारीख को ड्राइवर यानी गुरु वो विवेक खो चुका है और ठीक उसी वक्त डैशबोर्ड और जीपीएस यानी बुध भी गलत जानकारी दिखाने लगे। तो क्या होगा? तो आप पूरी रफ्तार से गलत दिशा में निकल जाएंगे। हाँ, आप पूरी रफ्तार से यानी मंगल के पूरे जोर से गलत दिशा में निकल जाएंगे, शायद सीधे किसी खाई की तरफ। मतलब गलत जानकारी के आधार पर पूरी ताकत से कोई सैन्य कार्रवाई कर देना। ठीक यही। रिपोर्ट इसे सैन्य या प्रशासनिक दुर्घटना कहती है। कोई खुफिया जानकारी का गलत मतलब निकाल लिया गया, किसी का संदेश गलत समझ लिया गया और जवाब में जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठा लिया गया। और यहीं से वो खतरा पैदा होता है जिसे रिपोर्ट अपनी एक्सीडेंट थ्योरी कहती है। एक्सीडेंट थ्योरी। तो आप कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत किसी बड़ी घोषणा या प्लानिंग से नहीं होगी, बल्कि एक छोटी सी शायद बेवकूफी भरी गलती से होगी। हाँ, इस थ्योरी का सार यही है कि कोई जानबूझकर दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना चाहता। युद्ध एक एक्सीडेंट से शुरू होगा। कोई जानबूझकर बटन नहीं दबाएगा, बटन पर किसी का हाथ फिसल जाएगा। रिपोर्ट कुछ उदाहरण भी देती है। रात के अंधेरे में 2 देशों की नौसेना की नावें आपस में टकरा गईं, एक रूटीन मिसाइल टेस्ट अपने रास्ते से भटककर पड़ोसी देश में जा गिरा, या किसी पायलट ने अनजाने में किसी दूसरे देश के एयर स्पेस का उल्लंघन कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण। लेकिन ऐसी घटनाएं तो सामान्य समय में भी होती हैं। उन्हें तो बातचीत से सुलझा लिया जाता है। तो इस दौर में खास क्या है? खास है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। सामान्य समय में जब ऐसी घटना होती है तो हॉटलाइन पर फोन जाता है, दोनों तरफ के लोग कहते हैं ठीक है गलती हुई, इसे सुलझाते हैं। लेकिन इस गुरु रहित चरण में जब अहम पहले से ही चरम पर है और सलाहकार चुप करा दिए गए हैं, तब प्रतिक्रिया होती है ये हमला है, जवाब दो। गलती छोटी होती है पर उस पर होने वाली प्रतिक्रिया अत्यधिक असंगत और बहुत आक्रामक होती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो अगर एक्सीडेंट ही ट्रिगर है और प्रतिक्रिया इतनी तेज है, तो इसका मतलब युद्ध लड़ने के सारे तौर तरीके, सारी किताबें ही बदल जाती होंगी। पूरी तरह से। रिपोर्ट 2 चरणों की युद्ध नीति में जमीन आसमान का फर्क बताती है। सामान्य चरण में 3D पर जोर दिया जाता है, डिटरेंस, निवारण। मतलब इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन हमला करने की सोचे भी नहीं। हाँ, फिर डायलॉग, संवाद, यानी बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखो। और डिले, विलंब, यानी कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, पूरा वक्त लो। डिटरेंस, डायलॉग, डिले। ठीक है। और इस गुरु रहित चरण में? इस चरण में ये 3D कचरे में फेंक दिए जाते हैं और उनकी जगह 3P और 1 I ले लेते हैं। प्रेशर, दबाव बनाना, प्रोवोकेशन, उकसावा देना, और सबसे खतरनाक इमीडिएट रिस्पॉन्स, तत्काल प्रतिक्रिया। हाँ, यहां सोचने का समय नहीं है, यहां सिर्फ एक्शन और रिएक्शन का एक जानलेवा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब सारी ट्रेनिंग, सारे हथियार, सारी प्लानिंग सब एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ एक नेता का गुस्सा या उसका डर,
ये तो बहुत ही डरावनी बात है। और यही इस दौर का सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट इसे साफ शब्दों में कहती है, ये वो समय है जब युद्ध रणनीति से नहीं बल्कि भावनाओं से लड़े जाते हैं। फैसले ठंडे दिमाग से लिए गए विश्लेषण पर नहीं बल्कि गुस्से, डर, अपमान या अहंकार की आग में लिए जाते हैं। और इतिहास गवाह है। भावनाओं में लिए गए फैसले अक्सर तबाही लाते हैं। बिल्कुल। चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे गुरु की दृष्टि का हटना यानी विवेक का कमजोर होना एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। पहले आर्थिक समझौते टूटते हैं, फिर नेताओं का अहम बढ़ता है और अंत में गलत सूचना और आक्रामकता मिलकर एक एक्सीडेंट को जन्म दे सकते हैं, जिस पर प्रतिक्रिया भी सोची समझी नहीं बल्कि भावनात्मक होती है। बिल्कुल। और यहाँ रिपोर्ट एक बार फिर जोर देकर कहती है कि ज्योतिष या ग्रहों की चाल युद्ध तय नहीं करती। वो सिर्फ उन परिस्थितियों की तरफ इशारा करती है जहां युद्ध की आशंका वो चरम पर पहुंच जाती है। ये एक मौसम रिपोर्ट की तरह है जो बता रही है कि एक भयानक तूफान आने वाला है। अब आप घर के अंदर रहेंगे, तैयारी करेंगे या बाहर निकल जाएंगे, ये आपका फैसला है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस खतरे को टाला जा सकता है या ये होना तय है? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरा अटल नहीं है। समाधान मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। समाधान है ठीक वही करना जो इस माहौल में करने का मन नहीं करता, संयम बरतना। अगर इस दौर में, खासकर इन बताई गई तारीखों के आसपास, लीडरशिप जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी करे और बातचीत के चैनल खोले। हाँ, बातचीत के वो चैनल खोलें जो बंद हो चुके हैं, और किसी भी कीमत पर इमीडिएट रिस्पॉन्स के जाल में फंसने से बचे, तो इस तूफान को टाला जा सकता है। असल में ये समय हथियारों की नहीं बल्कि चरित्र की परीक्षा का है। और रिपोर्ट की एक अंतिम पंक्ति है जो मुझे लगता है कि हर किसी को याद रखनी चाहिए। वो कहती है, गुरु की दृष्टि हटे तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को जागृत करना चाहिए। ये इस पूरे विश्लेषण का सार है, निचोड़ है। जब बाहर से मिलने वाली सलाह के स्रोत सूख जाएं, जब सामूहिक विवेक पर एक व्यक्ति का अहम हावी हो जाए, तब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर अपने अंदर के विवेक को जगाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। हमें खुद अपना गुरु बनना पड़ता है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार। और अंत में रिपोर्ट एक ऐसी पंक्ति के साथ खत्म होती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहती है, क्योंकि युद्ध सीमा पर नहीं, निर्णय में जन्म लेता है।